Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैसे एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ एक टॉपिक को कवर किया जाए, यानी कि ऐसा कवर किया जाए कि वो हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है, हर एक तरीके से वो टॉपिक आपके लिए काम करेगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्यों फॉलो करना और एक टॉपिक को पढ़ना कैसे, मतलब व्हाट इज़ द राइट वे टू कवर अ टॉपिक। लेट्स से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम के लिए कई सारी चीज़ें कवर करनी है, आपने सिलेबस देख लिया है, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन हैं। अब उन टॉपिक्स को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना और जो आप पढ़ते हो क्या वो सही तरीका है, कि अब तक आप जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो ठीक तरीके से कर पा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टॉपिक तो कवर कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को फॉलो तो कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जो कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी स्टडी को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके प्रीलिम्स में या मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी उस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, लाइक एनीथिंग, आप उसका आंसर दे पाओ। एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी रह सकें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट टॉपिक, उसको आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछ ले, कितना भी डिफ़िकल्ट बना के उसको पूछ ले, कितनी भी डिफ़िकल्ट वोकैबलरी में वो आ जाए, या उसको किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से पूछ लिया जाए, बट आपको पता है हर एक एंगल से एक टॉपिक को कवर करने को ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी एक डायनेमिक अप्रोच फॉलो करता है, डायनेमिक क्वेश्चंस पूछता है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में से हर एक चीज़ जो उससे रिलेट हो सकती है वो यूपीएससी का सिलेबस बन जाता है, इसीलिए 360 डिग्री अप्रोच आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। इसके लिए हम एक टॉपिक ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक टॉपिक आया आपका, लेट्स से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक आ गया। अब हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ें? ये सिंपल सी बात है भाई, ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई बाउंड्रीज़ का टेंशन नहीं है, सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आराम से अपना फ्री ट्रेड भी कर रही हैं, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रही हैं, लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। माइग्रेशन भी हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। लेकिन अब ये जो आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, इसको, ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, अब इसके बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप इसको हिस्ट्री से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, आप इसको पॉलिटी से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी से भी ये रिलेट हो जाएगा, ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेट हो जाएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है ये हर चीज़ से हो रही है, साथ ही आपकी सोसाइटी से भी रिलेट कर रहा है। अब कैसे? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के अगर आप देखें इसके लिंक्स को, तो आप इसको हिस्ट्री में देख सकते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले क्लोज डोर इकोनॉमी अपनाता था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट देश थे जो कि क्लोज डोर पॉलिसी पसंद करते थे, जहाँ पे जो आइडिया होता था वो ये होता था कि हम पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट को या डोमेस्टिक जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको सेव कर सकें, और एक तरीके से पहले डोमेस्टिकली ग्रो हो जाएं, तब हम बाहर की दुनिया से मिलेंगे। पहले हम बाहर जाने से पहले बाहर जाने के लायक तो हो जाएं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया क्या सोच रहा था, जैसे आप मान लो कि आप अपने घर में हो, ठीक है, आप कई दिनों से बाहर नहीं गए, आपके कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि आपको मौका नहीं मिला बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, कोई नया काम शुरू करने का मौका नहीं मिला। अब आप चाहते हैं कि अब मैं कोई एक नया काम शुरू करूं, मैं बाहर जाऊं और दोबारा लोगों से मिलूं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लोगों से मिलो, आप लोगों के घर जा रहे हो लेकिन आप किसी को अपने घर में ना आने दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप लोगों से मिलने जाएंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, लोगों से आप जो है मान लीजिए मदद लेंगे, तो वो लोग भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनसे मिलें, तो वो भी आपसे आ कर के आपके घर पे मिल सकें, आपसे बातें कर सकें, आपसे हेल्प ले सकें, आपको बुला सकें, आपको इनवाइट कर सकें। तो इंडिया को एज अ कंट्री ऐसे ही देखो, हम इंडिपेंडेंस के समय तक गुलामी कर रहे थे, अब हमें बाहर निकलना है तो हमें रेडी होना पड़ेगा, है ना। जैसे हम बाहर निकलने के लिए रेडी होते हैं कि अच्छा अभी तो बाहर जाना है, चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपने ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा जो है खुद का घर का हाल बहुत ख़राब है, हमारे घर में कोई आ गया और उसको सारी चीज़ें देख के पता चल रही है अरे ये इंसान तो ठीक से रहता ही नहीं है, सब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, आप जो है ठीक से चीज़ें मेनटेन ही नहीं कर पा रहे थे, उसको लगेगा कि अरे आप तो बहुत बुरी हालत में हो, आपके साथ तो रिलेशन मेनटेन करना मुश्किल हो रहा है।
तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को और अपने डोमेस्टिक फर्म्स को पहले सेव करना चाहते थे, उनको सिक्योर करना चाहते थे, और ये थोड़ा सा समझना भी चाहते थे कि हमें करना क्या है ना। हमें ये अप्रोच था कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दें। तो हिस्टोरिकली हमने कुछ इस तरीके के कदम उठाए। फिर 1991 में हमने क्या किया, 1991 में हम रिफॉर्म्स ले आए। रिफॉर्म्स के द्वारा हमने क्या किया भाई, एलपीजी को इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो गई। अब इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बहुत सारा माइग्रेशन शुरू हुआ। माइग्रेशन से क्या होता है, सोसाइटी का जो माइंडसेट होता है वो बदलता है। सोसाइटी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को सोचती है। हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट मिलता है। हम आपसी तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो बढ़ती है, म्यूचुअल हमारी ग्रोथ बढ़ती है। टेक्नोलॉजी को लेकर के हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी इससे बहुत हद तक जो है काम करता है, क्योंकि जहाँ पे बात होती है, जैसे आजकल बात हो रही है ट्रेड वॉर की, कि भाई चाइना में और अमेरिका में ट्रेड वॉर हो रही है, तो इंटरनेशनली इसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अब आपकी एक देश से लड़ाई हो गई तो उस देश के जितने दोस्त हैं उनसे भी लड़ाई हो गई, क्योंकि सब लोगों का एक समूह बना हुआ है, सब लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे ग्रुपिंग चलती है, जिसकी वजह से अब हमारी पॉलिटी भी हैम्पर होती है। हम वैसी ही पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि हमें इसमें फ़ायदा हो जाए। हम एलपीजी क्यों लेकर के आए, हम ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और हम भी समय के साथ अपडेट हो सके, हमारे जो लोग हैं उनका भला हो सके, वेलफेयर हो सके, हमारा डीपीएस भी पूरा हो जाए। ये सारी बातें, अब ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से रिलेट कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कहने को तो एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, इसमें कितना सारा पार्ट छुपा हुआ है, इसके कितने सारे एस्पेक्ट्स हो गए। अब ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए छोटी छोटी चीज़ें बताई, इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के, और क्या क्या तरीके से इसको देखा जाता है, और कौन कौन से एंगल से इसको पढ़ा जा सकता है। बहुत सारे एंगल हो गए, है कि नहीं। तो ये एक तरीका होता है। इसमें क्या कर रहे हो, आपने एक टॉपिक को उठाया और उसको बहुत सारे तरीके से कवर किया, उसको बहुत सारे तरीकों से जोड़ा। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। अब आपको मुगल आर्किटेक्चर पढ़ना है, आपने नितिन सिंघानिया की बुक खोली और अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो आपने उसकी हिस्टोरिकल जो जानकारियाँ हैं वो ले ली। हिस्टोरिकल नॉलेज आपको मिल गई कि मुगल जो है 1526 में आए और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना शासन शुरू किया। ठीक है जी, हिस्टोरिकल आपको पता चल गया, एक क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई। पर क्या बात यहीं तक सीमित है, और क्या आर्किटेक्चर को समझने के लिए इतना काफ़ी था? ऐसा नहीं है। अब मुगल आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो आर्किटेक्चर कब बनता है, जब जो रूलर होता है ना वो बहुत स्टेबल होता है। रूलर के अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो ना ही कोई एक्सपेरिमेंट कर पाएगा और ना ही कोई आर्किटेक्चर डेवलप कर पाएगा। तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने मार्बल का भी यूज़ किया, उन्होंने रेड सैंडस्टोन्स का भी यूज़ किया, उन्होंने जो है बहुत सारे मॉर्टार्स एंड चीज़ों का भी यूज़ किया। तो बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे। तो अब जो इनका काम करने का तरीका था, या इनका जो भी स्टाइल था, जैसे हम आर्कुएट स्टाइल भी कहते हैं या इंडो इस्लामिक स्टाइल भी कहते हैं, वो कैसे फेमस हुआ, उसके कारण क्या थे, इसको समझेंगे। इसके बहुत सारे अप्रोचेस हो गए। तो देखिए, हिस्टोरिकली पहले हमने क्रोनोलॉजी को समझी, फिर हमने देखा कि पॉलिटी कितनी एडवांस थी और पॉलिटी में कितनी स्टेबिलिटी थी। अब देखिए, जिस जिस राजा के समय में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसी समय में मुगल आर्किटेक्चर बढ़ा, और जिनके समय में स्टेबिलिटी नहीं थी आर्किटेक्चर ग्रो नहीं हुआ। अब जैसे कि देखो, बाबर आए, बाबर के टाइम पास टाइम नहीं था, उन्होंने इतना छोटा समय रूल किया कि वो बस एक फाउंडेशन बनाने में ही लगे रहे। हुमायूं आए, हुमायूं डिस्प्यूट्स में फंसे रहे, हमेशा उनकी डिस्प्यूट चलती रही, लड़ाई चलती रही, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जब अकबर आ गए तो अकबर के समय में आते आते क्या हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, उन्होंने राजपूतों के साथ रिलेशन मेंटेन कर दिया। अब वो राजपूतों के साथ जो उनका रिलेशन है वो चीज़ आर्किटेक्चर में नज़र आ रही है, वो चीज़ आपको राजस्थान के आमेर फोर्ट में भी नज़र आ रही है। आमेर या अम्बेर आप कह सकते हैं। उस फोर्ट में आपको मुगलों की दोस्ती देखने को मिलेगी। राजपूतों और जो मुगलों की दोस्ती देखने को मिल रही है वो बहुत खास दोस्ती हो गई थी, वो बहुत खास रिलेशन हो गया था, जो कि आपको आमेर फोर्ट में आराम से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मुगलों के द्वारा प्रयोग किए गए कई सारे स्टाइल्स को, पेंटिंग्स को, आर्ट को बहुत हद तक अडॉप्ट किया गया था, फॉलो किया गया था, कॉपी किया गया था, या उनसे इंस्पायर हुआ था। और बहुत सारे अकबर के अंतर्गत जो पेंटर्स थे ना, उनके जो आर्टिस्ट थे, उनकी जो पेंटिंग्स बन रही थी वो राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इंस्पायर्ड थी।
इन चीज़ों को आर्किटेक्चर्स में लाया गया, क्योंकि जब महल बनाए जा रहे हैं, पैलेसेस बनाए जा रहे हैं, तो महलों में उस तरीके के इंस्पिरेशंस को यूज़ किया जा रहा है, उस तरीके के मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है, उस तरीके से चीज़ों को नक्काशी करके देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जस्ट एक टॉपिक नहीं है मुग़ल आर्किटेक्चर, इसके लिए आपको मुग़ल हिस्ट्री, मुग़ल पॉलिटी, मुग़लों की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, मुग़लों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी समझ में आना चाहिए। मुग़लों के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनकी सोसाइटी कैसी थी और सोसाइटी में कौन कौन से उन्होंने चेंजेस किए, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, आप सारी चीज़ों को कवर कर रहे हो। तो जब आप ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हो तब आपका जो टॉपिक है वो मल्टी डायमेंशनली कवर हुआ। तो अब बात करते हैं कि ये करना कैसे है। मान लीजिए कि आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो और आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप हर चीज़ को इसी तरीके से पढ़ोगे, इसी डायमेंशन में पढ़ोगे, तो क्या क्या करना होगा। ठीक है, पहले तो पॉलिटी की बात कर लेते हैं। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान दो कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली हैं उस समय के लिए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रलाइज्ड था या डिसेंट्रलाइज था। जैसे कि चोलाज का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम पढ़ते हैं तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, तो सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था ये समझना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलत चीज़ बोल दी, चोला का एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था। चालुक्यास जो थे ना हमारे, वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते थे। चालुक्यास जिनके एक बहुत बड़े राजा थे पुलकेशिन सेकेंड, है ना, वो सेंट्रलाइज थे और डिसेंट्रलाइज चोलास थे। राइट, यहाँ पे इस चीज़ को मैं करेक्ट करूँगी। तो चोला जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते थे, जैसे आज इंडिया जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है। अब फिर इन्होंने कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स को हायर किया हुआ था, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को आपको समझना है। फिर इन्होंने क्या कोई नए चेंजेस किए थे, क्या कोई नए रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, अगर वो रिफॉर्म्स लाए थे, वो रिफॉर्म्स से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन इम्पैक्ट्स को और उनकी कमियों को, उनके फेलियर्स को भी आपको पढ़ना है। ये सारी बातें होती है पॉलिटी में, ये सब पॉलिटी का पार्ट हो गया। इसके अलावा वो अपने डिफेंस के लिए क्या कर रहे थे, वो अपनी आर्मी को कैसे मेंटेन करते थे, उनके आर्मी में उन्होंने कैसे रूल्स बनाए हुए थे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पॉलिटी हो गया। तो जब आप किसी एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए क्या आपने उनकी सारी पॉलिसीज़ को कवर किया, क्या आपने उनकी प्लानिंग को समझ लिया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर है, चेंजेस एंड रिफॉर्म्स पता चल गए, हमें इम्पैक्ट्स पता चल गए, उनके फेलियर्स पता चल गए, उनका डिफेंस कैसा था, उन्होंने आर्मी में किस तरीके के रेगुलेशंस किए थे, उनके जो भी रूल्स थे आपको पता होने चाहिए। तब आप कह सकते हो कि हाँ, इस टॉपिक का पॉलिटी मैंने कवर कर लिया। अगर आप मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया कि अच्छा मौर्यन पॉलिटी मेरी कवर हो गई, बिकॉज आई नो ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस, है ना। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सारे सवाल अब मुझे क्लियर है। अब अगर आप सोसाइटी पढ़ते हो, मान लो आप किसी भी टाइम का सोसाइटी पढ़ते हो, किसी भी जगह का सोसाइटी पढ़ते हो, तो सोसाइटी में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले रिलीजन लोगों का क्या है, लोगों का कल्चर क्या है। ठीक है, वो सोसाइटी जो है किस तरीके के कल्चर को फॉलो करती है, उस सोसाइटी में क्या कोई टैबू है, क्या कोई सुपरस्टिशन भी है जो लोग फॉलो करते हैं, है ना, उन लोगों का कैसा बिलीफ सिस्टम था। फिर उनके सोसाइटी में आप ये देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं। डिस्क्रिमिनेशन तो देखिए हर एक सोसाइटी में थोड़ा बहुत होता ही है, पर वो किस प्रकार का था, एक्सट्रीम था या नहीं था। तो ये सारा भेदभाव आपको समझना है। उसके बाद सोसाइटी के लोग जो है वो क्या काम करते थे, किस तरीके का ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते थे, क्योंकि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये समझ में आता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो किस चीज़ की चीज़ों को फॉलो करते थे, वो क्या पसंद करते थे। ये सोसाइटी का पार्ट हो गया। अब जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी में आप क्या क्या पढ़ रहे हो। इकोनॉमी में आप सबसे पहले ये पढ़ रहे हो कि उनका सबसे ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होता था और उनके मेन क्रॉप्स क्या थे जो वो उगाते थे, क्योंकि हमारा देश है ना, वहाँ पे खेती हमेशा से लोगों का मेन एक ऑक्यूपेशन रहा है। तो कौन कौन से क्रॉप्स वो उगाते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या करते थे, कौन कौन सी और चीज़ें थी जिसमें कि वो डेवलपमेंट कर रहे थे। जैसे कि उनकी गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है, टैक्सेशन का सिस्टम होता है, तो वो टैक्सेशन कैसा था, कितना टैक्स से लेते थे, उसको रेगुलेट कैसे करते थे, उसको लेकर के कैसी पॉलिसीज़ थी। फिर इनके अंतर्गत जो ये सारा काम हुआ, या क्या ये प्रॉफिटेबल था या नहीं, अगर इनके व्यापार हो रहे थे तो इंटरनेशनली कौन कौन से देशों से व्यापार हो रहे थे, कैसा हमारा इंपोर्ट था, कैसा हमारा एक्सपोर्ट था, ये सब आपने पढ़ लिया। तो आपकी इकोनॉमी कवर हो गई, है ना। आपने पॉलिटी कवर किया, सोसाइटी कवर किया, इकोनॉमी कवर किया। इसके अलावा आप ज्योग्राफी का भी पार्ट कवर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का भी पार्ट कवर कर रहे हैं। कैसे, आप ये देख रहे हैं कि भाई उस जगह की लोकेशन कौन सी है, उस जगह पे रिसोर्सेज कौन से हैं, उस जगह पे किस प्रकार के लोग हैं, लोगों के बीच में किस तरीके से एक हार्मनी बनी हुई है, कितना वो अपने
रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, क्या वो उसको यूटिलाइज़ कर भी पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, कितना उसमें वेस्टेज हो रहा था, कैसे उन्होंने डैम्स बनवाए, एम्बैंकमेंट्स बनाए, वहाँ का रिवर सिस्टम क्या है, वहाँ पे कितने फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे किस प्रकार का वेजिटेशन है, किस प्रकार का क्लाइमेट था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आप उस जगह की ज्योग्राफी को समझ गए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कहना ये चाह रही हूँ गाइस कि एक टॉपिक को आप पढ़ते हो ना, जस्ट उस टॉपिक को उतना सा पढ़ लिया कि जितना बुक में लिखा हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। कोई भी एक बुक में, कोई भी एक सोर्स में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। हो सकता है किसी बुक में आपको पॉलिटिकल बातें अच्छे से मिल जाए, किसी बुक में आपको सोसाइटी का पार्ट अच्छा मिल जाए, किसी बुक में आपको इकोनॉमी का पार्ट अच्छा मिल जाए, सब में ना अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी और एक क्रोनोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपने ये तरीके फॉलो करने कि अगर मैंने सोसाइटी का पार्ट किया है कवर, तो सोसाइटी से जुड़े हुए जो भी एस्पेक्ट होते हैं, क्या वो सारे मेरे कवर हो गए हैं, क्या उन सबके नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड हैं, क्या उन सबके एमसीक्यू मैंने सॉल्व कर लिए हैं, उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने देख लिया है। अगर देख लिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं, मान लो कि आपने पूरे सोसाइटी में देख लिया कि लोगों का ये रिलीजन था, पर आपको ये पता ही नहीं है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, आपको नहीं मालूम कि वुमेन कंडीशन उस समय में कैसी थी, तो आपका जो पढ़ा हुआ पार्ट है वो इनकम्प्लीट रह गया ना। आपके उसके बारे में सही तरीके से आपने नहीं पढ़ा, आपने मान लो सब कुछ कवर कर लिया, आपने ये कवर ही नहीं किया कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं, और अगर था तो कितना था, कैसे फॉलो होता था, आपने ये कवर नहीं किया। तो ओवरऑल क्या है, कई बार स्टूडेंट्स उतना ही कवर करते हैं जितना एक बुक में लिख गया है, पूरा सीक्वेंस नहीं समझते कि इससे जुड़े हुए और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो क्या इनकी इकोनॉमी की सारी बातें मुझे समझ में आ गई? तो ये एक चीज़ है जो आपको जनरली हर एक टॉपिक पे कवर करनी है। इसको ही 360 डिग्री अप्रोच कहते हैं, इसी को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं। और ये होता कैसे है पूरा? ये तब होता है जब आप अपने बेस से लेकर के, अपने स्टैटिक से लेकर के डायनेमिक तो पूरा कवर करते हो। आपने एनसीईआरटी भी कवर कर लिया, आपने स्टैंडर्ड बुक भी कवर कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए, फिर आपने उसमें मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की, एमसीक्यू भी सॉल्व किए। ये सारे जब आपने स्टेप्स फॉलो किए तो आप कह सकते हो कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई। अब उसमें आप कह सकते हो कि हाँ, जो मैंने पढ़ा वो मेरे काम का है और उस चीज़ को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये बात जो होती है, ये तरीका होता है, इस तरीके को आप फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर है। और गाइज याद रखिए, टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है। इस टॉप 10 के कोड से आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के साथ यूज़ कीजिए टॉप 10 का मेरा रेफरल कोड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।